वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया कायरा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 28वीं तरमीम के हवाले से बाज़गश्त है दो के बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस हवाले से आज वो कही गई हैं वज़ीर कानून की जानिब से। मैं आपको बता भी देता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि NFC पॉपुलेशन और फिर जनूबी जो पंजाब का सूबा था, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें थी जिन पर हम चाहते हैं कि बैठें, लेकिन हम पहले अपने जो हलीफ हैं उनको एतमाद में लेंगे, फिर आगे कोई बात होगी। क्या कहेंगे 28वीं तरमीम के हवाले से अगर ये आती है तो? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि तरमीम इटसेल्फ कोई बुरी नहीं है, इसलिए कि तरमीम क्या होगी। तरमीम तो आइन के अंदर अमेंडमेंट करने का, एक लिविंग डॉक्यूमेंट को हालात के मुताबिक ठीक करने का या जरूरत के मुताबिक कानून साजी का एक तरीकाकार है। सवाल यह है क्या अभी तक जो आपने फरमाया इसका कोई ड्राफ्ट की सूरत में ये डिस्कशन हमारे सामने नहीं आई। आपने फरमाया कि आज आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है, यकीनन अगर लॉ मिनिस्टर के मुंह से ये बातें निकली हैं तो इसमें एसेंस होगा, यकीनन होगा। अब ये किस फॉर्म में है, वो क्या चाहते हैं, किस किस्म का वो एजेंडा हमारे सामने खोलते हैं, अभी हमारी जमात के साथ उन्होंने ये डिस्कशन शुरू होती है तो फिर जमात के अंदर यानी अगर क़यादत के साथ वो शेयर करेंगे या हमारे चंद लोगों के साथ पार्लिमानी पार्टी में, तो फिर हमारी CSE में भी डिस्कशन आएगी जैसा माजी में होता रहा। तो फिर हमें पता होगा, हम आपके साथ बेहतर जो है डिस्कशन कर सकेंगे। एक बात तय है कि अगर वफाकी निज़ाम के या सूबाई खुद मुख्तारी के, इंसानी हकूक के, सूबों के जो इख्तियारात हैं उसमें कमी का, तो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उस पर बड़ा वाज़ेह है। अगर किसी इशू पे हुकूमत का मौक़िफ़ हमसे मुख्तलिफ है या वो कोई नई चीजें हमारे सामने रखना चाहते हैं तो वो रखेंगे, वो उस पर डिबेट करेंगे। और हम ये नहीं हैं, पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती कि हम कोई बात नहीं सुनेंगे। हम कहते हैं आइए बैठिए, अगर कोई लॉजिकल बात होगी तो जरूर उस पर माइंड अप्लाई करेंगे, मुल्क के मफाद अवाम के मफाद में होगी तो देख लेंगे, लेकिन अभी फर्ज है। तो मेरे पास अभी तक कोई लेकिन कायरा साहब, पिछली 27वीं तरमीम जब हुई थी तो आप लोगों ने उनको कैटेगोरिकली कहा था कि NFC पे बात नहीं होगी और उस टाइम ये रुक गया था। फॉर इंस्टेंस अगर 28वीं तरमीम में ये मामला आता है तो अभी तक आप लोगों का NFC के हवाले से मौक़िफ़ अटल है कि आप NFC पे कोई बात करने को तैयार नहीं है? देखिए, हम NFC पे बात करने को तैयार हैं। NFC का तो एक फार्मूला है, उस फार्मूला के अंदर, आइन के अंदर एक लिखा हुआ है कि आप उसको अपवर्ड अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर उसके अलावा कोई बात है आप करना चाहते हैं तो लाइए तो सही ना, पहले वो बात सामने तो आए वो क्या है। अभी तो ये इस फार्मूले को छेड़ेंगे, क्या करेंगे छेड़ के। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो कौमी मीदानिया है उसमें वफाकी हुकूमत जो है वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो उनका शेयर आता है वो भी सफिशिएंट शेयर है, लेकिन अगर वो सूबों के साथ कोई बर्डन अपना शेयर करना चाहते हैं या कोई मजबूरी है, कोई इशू है, तो वो सामने लाएंगे तो बात होगी ना। अभी तो अंदाजे हैं, अभी तो एक हेयर से के ऊपर गुफ्तगू है और मुझे एक जमात के सियासी कारकुन के तौर पे हेयर से को डिबेट में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि फर्ज करें मैं कोई बात करता हूँ और हुकूमत कहती है, मीडिया में वो आती है और हुकूमत जवाब देती है कि हमने तो ऐसी बात को की ही नहीं, तो मैं किस मुंह से रह जाऊं। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। एकदम से नैब का मुतहर्रिक हो जाना, चाइना कटिंग का मामला जो है वो लियारी में उसके हवाले से फाइलें खुल जाना, 8 अरब का केस में दोबारा से वो इंक्वायरी से लेके इंक्वायरी स्टेज से इन्वेस्टिगेशन पे चले जाना, ये एकदम से क्यों हो जाता है? इसकी माजी की तो तारीख कुछ और तरह की है और उस माजी की तारीख को सामने रखते हुए लोग जो सवाल उठाना शुरू हो गए हैं, इस पे आपको भी तवज्जो देनी चाहिए और नैब को भी वजाहत करनी चाहिए, मीडिया को भी इसको प्रोब करना चाहिए, हम भी प्रोब करेंगे। अमूमी तौर पर तो यही होता है कि हमारे यहाँ जिस तरह से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती आई है और नैब को एज अ इंस्टीट्यूशन उसे यूज़ किया जाता रहा है, तो आपकी भी राय यही है कि अब दोबारा से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ बात ये जा रही है? मैंने कहा ये बात सुन रहे हैं, आपने कहा और लोग भी कह रहे हैं, तो ये इसको आपको भी देखना चाहिए, मीडिया को, हम भी देखें, और अगर ये बात सदाकत वाली है, इसमें सच है, तो बिल्कुल इस पे हम सबको आवाज उठानी चाहिए कि नैब का इदारा जो है ये एहतसाब करने का है
इंतकाम लेने का या बाजू मरोड़ने का नहीं। और अगर ये ऐसा करेगा तो बिल्कुल सारी कौम को इसके सामने खड़ा हो जाना चाहिए। और हम तो मुतालबा कर रहे हैं, इसीलिए जब पीपल्स पार्टी कहती है कि नैब को खत्म कर दो, हमारे कई लोगों की राय है ना ये पीपल्स पार्टी में, इस इदारे को खत्म कर दें, क्योंकि ये तो इंतकाम का इदारा है, ये तो हुकूमतों के हाथों में खेलने वाला है। तो अगर नैब खुद अपने आप को साबित करेगी कि वो ऐसा ही इदारा है, तो अल्टीमेटली किसी दिन इसका सामना ऐसा हो जाए। ठीक, बजट के हवाले से आपने 4 रुकनी कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है वो मुख्तलिफ तजावीज़ भी देगी, हुकूमत की जानिब से जो तजावीज़ आएंगी उनको भी देखेगी। लेकिन सर ये तो IMF डिक्टेटेड बजट है ऑलरेडी, इसके हवाले से बड़ी डिबेट हो रही है क्योंकि 11 जो शराइत हैं वो तो IMF की जानिब से ही खाली रख दी गई हैं टैक्स में इजाफे के हवाले से। फिर जो अभी इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर गई हुई है। तो क्या इस कमेटी के पास ज़्यादा इख्तियारात होंगे, ये कोई अपनी इनपुट्स दे के मनवा भी सकेगी क्या, या फिर आप ऑलरेडी से परसीव किए हुए हैं कि ये ज़ाहिरी बात है इतना स्कोप नहीं है चूंकि IMF डिक्टेटेड बजट आ रहा है और 11 शराइत और मुख्तलिफ शराइत जो IMF की जानिब से रखी गई हैं? देखिए एक बात तो ना जी, बजट अब हमारे मुल्क में मेरी नजर में, हो सकता है जी मेरी गलती हो, लेकिन मेरी नजर में यह अहम डॉक्यूमेंट नहीं रह गया, इसलिए कि इससे कौम की जो तरक्की का मेयार है ना वो तय नहीं होता, ये उसका इंडिकेटर नहीं है। आपने टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने का एक टारगेट देना है, ऑलमोस्ट अंदाजा होता है इस साल कितना रेवेन्यू आया, अगले साल क्या हो सकता है, 10, 15, 20% उसको टारगेट को बढ़ा के दे दिया जाता है। आपको भी पता होता है, जिन्होंने बजट पास करना है उनको भी पता होता है कि ये रैशनल टारगेट नहीं है, इसलिए वो अचीव नहीं होता। एक आध साल में ऐसा हुआ कि वो टारगेट जो रखा गया वो अचीव हुआ, थोड़ा सा उसके से बियॉन्ड भी गया, लेकिन जो FPR की इस्तेदाद है और फिर नेचुरली इंटरनेशनल और नेशनल हालात जो रीजनल हैं वो भी आपकी इकोनॉमी को अगर श्रिंक कर देते हैं तो रेवेन्यू कम हो जाता है। तो ये टारगेट तो ऑलमोस्ट पता होता है क्या है। इसी तरह नॉन टैक्स का भी कोई मोर और लेस अंदाजा होता है, जो एक्सपेंडिचर है उसका भी तकरीबन अंदाजा होता है। इन सैलरीज हैं, पेंशन हैं, इसी तरह डेट सर्विसिंग है और डिफेंस एक्सपेंडिचर मोर और लेस पता होता है कि आपने कितना करना है। वो अपने GDP के रेशो के मुताबिक मोर और लेस उसके अंदर रह के चलना होता है। तो रह गया बाकी आपका PSDP, वही उसके ऊपर डिबेट होती है मोस्टली। बाकी एक अच्छी एक्सरसाइज है। सो मैं समझता हूँ कि आप IMF की रजीम में हैं, IMF आपको कह रहा है ना जी कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लें, उसकी शराइत बनवाने, आप अपना टैक्स रेवेन्यू बेहतर कर लें, नॉन टैक्स बेहतर कर लें या एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर लें। अपने बजट को बैलेंस करने के लिए आप कोई मजीद सब्सिडियां या मजीद कोई कर्जे नहीं लेंगे, ये उसकी शराइत है। हमें वो शराइत कबूल नहीं है तो बिस्मिल्लाह, हमें चाहिए ना कि IMF को कहें थैंक यू वेरी मच, हम अपना पेट काटते हैं, बेल्ट टाइट करते हैं, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं, रेवेन्यू को इंक्रीज करते हैं, तो IMF ऑटोमेटिक छुट्टी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। हुकूमत ने, जाहिर बात है आप दोनों का जब कोलिशन हुआ था तो उस टाइम पे आप दोनों के दरमियान एग्रीमेंट भी हुआ था, साथ तभी बैठे थे। आप समझते हैं हुकूमत ने इतना टाइम गुजारने के बाद जो आपसे वादे किए थे वो सारे पूरे किए हैं और हुकूमत आपकी एक्सपेक्टेशन पे मुस्लिम लीग नून की पूरी उतरी है? आगे का सफर तो क्या होगा वो खैर आने वाला वक्त बताएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो इस दफा भी PSDP प्रोजेक्ट्स होंगे उसके अंदर भी हमारा ये मौकफ होगा कि आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि PSDP में हमारा भी तजावीज जो है उनको आप अकोमोडेट करेंगे। माजी में हमारा गिला है कि नहीं किया, पंजाब में हमारा गिला है कि जो हमसे प्रॉमिस थे वो पूरे नहीं हुए। तो ये गिला तो हम रोज सुनाते हैं आपको, उन तक भी पहुंचाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, लेकिन हम इस वक्त हुकूमत को किसी मुहिम में नहीं डालना चाहते, इसलिए कि मुल्क के हालात इस बात के मुतकाजी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी डेलिकेट सूरत हाल को संभाले हुए है। अगर कुछ थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है और पाकिस्तान दुनिया में कोई मुमताज मकाम बना रहा है अपना, जिसका कौमी तौर पे भी फायदा होगा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको शेक नहीं करना चाहती। लेकिन हमारे गिले शिकवे अपनी जगह मौजूद। ये गिले शिकवों को देखते हुए और खसूसन 28वीं तरमीम के रूमर्स को सुनते हुए PTI ने हाथ बढ़ाया आपकी जानिब। PTI कहती है कि अगर कोई पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हुकूमत से या फिर कोई आईनी तरमीम के आने के हवाले से तो हम उनके साथ खड़े होंगे और उनके साथ चलेंगे। इसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए जी, अगर ऐसा है तो चलें,
देर आए दुरुस्त आए, कफर टूटा खुदा खुदा करके अब वो बाकी जमातों के साथ डायलॉग पे आए तो सही। सवाल ये है कि वो उनमें से किसने कहा है, क्योंकि पीटीआई का भी एक अलमिया हुआ पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम देयर ओन प्रॉब्लम्स, एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहां पे कोई एक सेट ऑफ लीडर्स नहीं है, ग्रुप नहीं है जो सारी पॉलिसी को नीचे से मशावरत करने के बाद, क़यादत से मशवरा करने के बाद वो कोई एक पॉलिसी दे सके। लिहाजा एक अगर कोई सेक्शन ऑफ उनका जो कहता है कि ये काम करना चाहिए, दूसरा कल उसको बिल्कुल अपोज कर देता है। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने भी किया, ये सलमान अकरम राजा साहब ने भी किया, ये बाकी लोगों से भी होता रहा। तो अगर पीटीआई की तरफ से यूनानिमसली कोई ऐसी बात आती है तो हम तो बहुत अच्छे से कह रहे हैं पीटीआई को कि आइए बैठ के इस मुल्क में जमहूरियत को मजबूत करने, फेयर एंड फ्री इंतखाबात के निकाह और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के ऊपर बात करें। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं। हमने तो खान साहब को जब वो हुकूमत में थे तब कहा, जब हम अपोजिशन में थे और जब उनकी हुकूमत चली गई उस वक्त भी कहा, जब अब ये नई हुकूमत आई तब भी कहा। हमारी तरफ से तो कभी इनकार नहीं है, तो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। जीबी के इलेक्शंस के हवाले से आप चूंकि वहीं पे मौजूद हैं, जेयूआईएफ से आप इत्तेहाद करने जा रहे हैं, क्या वहां पे अपडेट्स हैं? हमने 23 सीटों में अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और एक सीट के ऊपर हमारा जेयूआई के साथ एडजस्टमेंट हुई है। यही सूरत हाल है और हम पूरे जोर से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजीशन में है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद का इज़हार कर रहे थे। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं